Factorization, simultaneous equations, chapter number 6, exercise 6.7। आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस शामिल हैं वो दरअसल वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इन वर्ड प्रॉब्लम्स को हम अलजेब्रिक इक्वेशंस, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के तहत सॉल्व करेंगे। अब लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए आप ऑलरेडी 3 मेथड्स पढ़ चुके हैं। वो तीनों मेथड्स हम इससे प्रीवियस एक्सरसाइज 6.6 में स्टडी कर चुके हैं, जिनमें शामिल था इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ जो आप अलजेब्रिक इक्वेशंस क्रिएट करेंगे इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उन अलजेब्रिक इक्वेशंस को आप इन तीनों में से किसी एक मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। वैसे तो ये इक्वेशंस उन तीनों मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन तीनों मेथड को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर वेरिएबल, चूँकि अलजेब्रिक इक्वेशंस की बात हो रही है, तो आपने सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को वेरिएबल x और y के लिए, यानी आपने फाइंड आउट करना है वेरिएबल x और y की वैल्यू। फिर आप किसी भी मेथड से करें, इन तीनों में से किसी भी एक मेथड को फॉलो करके आप वेरिएबल्स x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 25 एंड देयर डिफरेंस इज 7, फाइंड द नंबर्स। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। सम कहते हैं एडिशन को और डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्शन को। आपसे पूछा ये जा रहा है कि दो कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें प्लस किया जाए, जिन्हें ऐड किया जाए तो उनका सम आ जाए 25, जबकि उन्हीं दो नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करें तो डिफरेंस आ जाए 7। तो कौन से नंबर है जिन्हें आप प्लस करें, जिन्हें आप ऐड करें तो उनका सम आ जाए 25, और उन्हीं दो नंबरों को जिन्हें आपने ऐड करके 25 कैलकुलेट किया था, उन्हें जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस कितना आना चाहिए? 7। अब इन दो नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ मदद लेंगे अलजेब्रिक इक्वेशंस की, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस की। जब हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशंस क्रिएट होंगे तो उन्हें सॉल्व करने के लिए फिर आपने 3 मेथड्स ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। तो अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। चूंकि हमें पता नहीं है इस वक्त कि वो कौन से दो नंबर्स हैं जिन्हें ऐड किया जाए तो इनका सम हो 25 और जिनका डिफरेंस 7 हो, यानी एक नंबर को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करें तो डिफरेंस 7 आ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम अज्यूम करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे। मैं कहता हूं कि लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड लेट द सेकंड नंबर इज y। यहाँ वेरिएबल्स x और y का चुनाव इसलिए किया गया है, इन्हें इसलिए चूज़ किया गया है बिकॉज हमें पता नहीं है कि एक्चुअल कौन से नंबर्स हैं जिन्हें ऐड किया जाए सम 25 आ जाए और उन्हीं दो नंबर्स का डिफरेंस 7 हो। तो लिहाजा मैं पहले नंबर को अज्यूम करता हूँ x और दूसरे नंबर को अज्यूम करता हूँ y। ये मैथमेटिक्स में हम करते हैं, जब भी हमें किसी चीज़ को फाइंड आउट करना होता है तो हम उसे अज्यूम करते हैं वेरिएबल्स x, y, z, p, q, r या m, n, o के। ठीक, तो यहाँ भी मैंने इन दो नंबर्स को अज्यूम किया है x और y के। अज्यूम इसलिए किया है क्योंकि हमें अब तक पता नहीं है कि ये दो नंबर्स कौन से हैं। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। पहले आपने क्या किया? लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड लेट द सेकंड नंबर बी y। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन क्या है? यहाँ 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि द सम ऑफ 2 नंबर्स, अगर आप इन दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो सम क्या आएगा इनका? 25। मैं ये पहली कंडीशन अप्लाई करता हूँ इन दो नंबर्स x और y पे जिन्हें हमने अज्यूम किया है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर इन दो नंबर्स को ऐड किया जाए तो सम क्या होगा? 25। अब नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे? x प्लस वाई। इस वक्त नंबर हमने क्या चूज़ किया है? x एंड y। तो अगर मैं x और y को ऐड करता हूँ तो सम क्या आना चाहिए? 25। और इसी तरह जो सेकंड कंडीशन है एंड देयर डिफरेंस इज 7, अगर मैं इन्हीं दो नंबर x और y को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इनके दरमियान डिफरेंस कितना है? 7 है। यहाँ इस वक्त मेरे पास ये जो दो कंडीशंस हैं वो 2 लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस के फॉर्म में मौजूद है। अगर मैं वो उन दो नंबर्स को ऐड करूं जो अभी तक मुझे पता नहीं है और जिन्हें मैंने अज्यूम किया है x और y, तो इन दो नंबर्स का सम आ रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 25, और इन्हीं दो नंबर्स का डिफरेंस, यानी जब मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो डिफरेंस 7 आता है। तो लिहाजा पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग x प्लस y, दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो सम कितना आया? 25,
और x माइनस वाई, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना होगा 7। अब इन दोनों इक्वेशंस को नाम देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये सूरत हाल जाके मीट करती है एक्सरसाइज 6.6 से, जहां आपके पास 3 मेथड्स थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड। अब उन तीनों में से किसी एक मेथड को अप्लाई करके आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं इन अलजेब्रिक इक्वेशंस को। लेकिन अगर आप इन इक्वेशंस को तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे तो तीनों मेथड के लिए वेरिएबल x और y की वैल्यू सेम रहेगी। आसान अल्फाज में आपका आंसर एक जैसे आएगा। तो लिहाजा यहाँ पर तीनों मेथड्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तीनों में से जो मेथड आपको सूट करता है, जो सूटेबल है, जो ईजी है, वही मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहला मेथड जो हमने एक्सरसाइज 6.6 में पढ़ा था, बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, उस मेथड के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे पास 2 लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैं। तो लिहाजा मैं इसे बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड से सिंप्लीफाई करता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना था कि मुझे इन 2 इक्वेशंस को या तो ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करके किसी एक वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट करना था, ख़त्म करना था। अगर मैं इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो वेरिएबल x यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है, और अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ तो वेरिएबल y यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है, तो आपकी मर्जी, या तो इन इक्वेशंस को आप ऐड करें या इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें। मैं फिर से बता दूं, ऐड करेंगे तो वेरिएबल y एलिमिनेट होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेरिएबल x एलिमिनेट होगा। मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ऐड लिखा हुआ है लेकिन नीचे मैंने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले मैंने इक्वेशन 1 लिखी है और फिर इक्वेशन 2 लिखी है, और उसके बाद मैंने सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। या आप इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले कौन सी इक्वेशन लिखी है हमने, फर्स्ट इक्वेशन लिखी है, तो आप ये लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, बल्कि नहीं, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि फ्रॉम के बाद वाली जो इक्वेशन है वो हम पहले लिखेंगे, तो सॉरी, उस हिसाब से ये बनेगा 2 फ्रॉम 1। हाँ, फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन है उसे पहले लिखेंगे और फ्रॉम से पहले जो इक्वेशन होगी उसे बाद में लिखेंगे, बिकॉज ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम नंबर्स में कहते हैं कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, पहले 5 को लिखते हैं और फिर 3 को। अगर हमने ये लिखा 3 - 5 तो फिर डिफरेंस -2 में होगा। ठीक, तो लिहाजा यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो इक्वेशन यहाँ स्टेटमेंट के हवाले से मैं कह रहा हूँ, अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन आ रही है तो सिंपली आप लिखे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ऐसी सूरत में फिर आप पे कोई पाबंदी नहीं है कि आप पहले इक्वेशन 1 लिखें या इक्वेशन 2, लेकिन अगर स्टेटमेंट वाज़े तौर पर ऐसे लिखा हुआ है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो पहले आप इक्वेशन 1 लिखेंगे क्योंकि फ्रॉम के बाद इक्वेशन 1 की बात हो रही है, और फिर आप इक्वेशन 2 लिखेंगे क्योंकि फ्रॉम से पहले इक्वेशन 2 की बात हो रही है। लिहाजा अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपको पता है कि जब भी हम अलजेब्रिक इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो दूसरा अलजेब्रिक इक्वेशन होता है उसके साइन चेंज कर देते हैं। जैसे x यहाँ पॉजिटिव है, ये बन जाएगा नेगेटिव, y नेगेटिव है, इसे बनाते हैं पॉजिटिव, और 7 भी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से x को एलिमिनेट कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। मैंने आपसे कहा था ना कि हम इसे इसलिए ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि एटलीस्ट एक वेरिएबल तो यहाँ से एलिमिनेट हो। तो लिहाजा जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो वेरिएबल x यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है। अब ये y भी पॉजिटिव है और ये y भी पॉजिटिव है साइन चेंज करने के बाद, तो y + y 2y = 25 - 7, 25 से 7 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस 18 आ जाएगा। अब चूंकि y फाइंड करनी है हमने, तो y = 2 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 18 से डिवाइड होगा, या दोनों साइड्स इस इक्वेशन के आप 2 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड पे 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट साइड पे सिचुएशन आपके पास होगी 18/2। तो 2 1s are 2, 2 9s are 18, तो y की वैल्यू क्या आई 9। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, पुट y = 9 इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। दो इक्वेशंस थे ना आपके पास 1 और 2, आप y की वैल्यू या तो 1 या 2 में पुट करें, x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। मैं इसे पुट करने जा रहा हूँ इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 है x + y = 25, तो y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 9, तो ये बनेगा x + 9 = 25।
x फाइंड करना है तो 9 जो यहाँ ऐड हो रहा है इसे राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जब आप 25 से 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस आ रहा है 16। तो अब आपने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और आपने y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी। लेकिन रुकिए, x और y है क्या? x को आपने कंसीडर किया था फर्स्ट नंबर और y को आपने कंसीडर किया था सेकेंड नंबर। तो इसका मतलब है कि आपने उन दोनों नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया। तो अब आप लिखेंगे therefore the first number which we assumed was x and which is equal to 16 and the second number which we assumed was y and is equal to 9। तो अब वेरीफाई करते हैं क्या वाकई में यही वो दो नंबर है 16 और 9 जिन्हें ऐड करें तो सम आता है 25 और जिनका डिफरेंस है 7। इसके लिए मैंने इसको वेरीफाई भी किया है। ये जो ब्लू में आपको नज़र आ रहा है टेक्स्ट में, ये दरअसल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन का आंसर यही तक है, लेकिन ये आपके क्लैरिफिकेशन के लिए है कि ये है क्या जो हमने प्रोसेस किया। तो देखिए, क्वेश्चन का पहला कंडीशन ये था कि जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो इनका सम कितना आना चाहिए? 25, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब चूंकि इस वक्त मैं x की और y की वैल्यू फाइंड आउट कर चुका हूं तो x 16 और y 9 है तो 16 प्लस 5 इक्वल्स 25। बिल्कुल ये है वो दो नंबर्स 16 और 9 जिन्हें आप ऐड करेंगे तो सम आ जाएगा 25। इसी तरह x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। जब आप इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी 16 माइनस 9 तो फिर डिफरेंस कितना आता है? 7। तो यही वो दो स्टेट कंडीशंस थी जो क्वेश्चन में गिवन थी। दो ऐसे नंबर्स फाइंड करें जिन्हें ऐड करें तो सम आता है 25 और जिन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो डिफरेंस आता है 7। वो दो नंबर्स कौन से हैं? 16 और 9। अब आपके जहन में आ रहा होगा ये तो बड़ा सिंपल है, 20 और 5 को भी तो ऐड करें 25 आता है, या 15 और 10 को भी तो ऐड करें 25 आता है। लेकिन अगर आप 20 और 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 15 आता है, 7 नहीं आता। इसीलिए अगर आप 10 और 15 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस 5 आता है, 7 नहीं आता। तो लिहाजा दोनों कंडीशंस को एक ही वक्त में आपने चेक करना है। ऐसे नंबर्स जिन्हें प्लस करें 25 आ जाए और इनका डिफरेंस आ जाए 7। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर। दो ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें सब्ट्रैक्ट किया जाए जिनके दरमियान डिफरेंस जो है वो 26 का है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। पहला नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है। इसको ज़रा समझ ले, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर है 5, तो 5 का 3 टाइम्स क्या होगा? 5 3 is 25। तो हम कह सकते हैं कि 25 इज 3 टाइम्स ऑफ 5, यानी अगर एक नंबर 25 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 5 होगा। मैं सिर्फ इस लाइन की बात कर रहा हूँ, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर एक नंबर 10 है तो 10 का 3 टाइम्स क्या होगा? 30। तो हम कह सकते हैं कि 30 इज द 3 टाइम्स ऑफ 10। तो अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? 30। अब एग्जैक्ट ये दो नंबर्स जिनका डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स हो, इसे फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम वही मेथड अप्लाई करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड लेट द सेकेंड नंबर इज y। क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो नंबर्स कौन से हैं। यहाँ तो मैंने सिर्फ आपको सिंपल एग्जांपल्स दी, वो भी सेकंड कंडीशन को देखते हुए, फर्स्ट कंडीशन को उसके साथ शामिल नहीं किया था। जब आप इन कंडीशंस को एक साथ ही देखेंगे, एक साथ ही परखेंगे, तब आपको जो है ना वो सही जो रिक्वायर्ड दो नंबर्स हैं वो मिल जाएंगे। जैसे पिछले एग्जाम्पल में मैंने कहा आपसे इसमें कि 20 और 5 भी तो 25 बनते हैं, लेकिन 20 और 5 का डिफरेंस 7 नहीं आता। तो लिहाजा दोनों कंडीशंस को एक ही दो पेयर ऑफ नंबर्स पर आपने अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर भी मैं वही कर रहा हूँ, लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड लेट द सेकेंड नंबर इज y। अब कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। व्हाट इज द फर्स्ट नंबर x एंड व्हाट इज द सेकेंड नंबर y। इनका डिफरेंस क्या होगा? x माइनस y इज इक्वल टू 26। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। तो पहला नंबर हमने अज्यूम किया था x, दूसरा नंबर हमने अज्यूम किया था y। डिफरेंस कहते हैं माइनस करने को या सब्ट्रैक्शन को। तो x माइनस वाई इक्वल्स 26। इसको आप नाम देंगे इक्वेशन 1। ये एक इक्वेशन बन गई ना आपके पास, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब आते हैं दूसरे कंडीशन पर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 3y होगा। हम कह सकते हैं कि 3y इज द 3 टाइम्स ऑफ x। या अभी दोबारा अपने जहन में वो एग्जांपल्स लाएं जो मैंने शुरू में दी थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अगर एक नंबर 10 है
तो उसका 3 टाइम्स क्या होगा, 3 10 30, यानी 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 टाइम्स ऑफ 10 आ जाएगा। या अगर एक नंबर 5 है तो 5 का 3 टाइम्स क्या होगा, 5 3 15, यानी 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना टू गेट इट्स 3 टाइम्स। इसी तरह अगर एक नंबर x है तो फिर दूसरा नंबर क्या होगा, 3y होगा, बिकॉज पहला नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। यहाँ पहला नंबर क्या है, x, और दूसरा नंबर क्या है, y। चूंकि पहला नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, लिहाजा इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन x इज इक्वल टू 3y, वेयर x इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ y, यानी पहला नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है। यहाँ अगर हम अज्यूम करते हैं x 10 है तो फिर 3y क्या होगा, 30, बिकॉज 30 इज 3 टाइम्स ऑफ 10। अच्छा, अब इसको ज़रा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। 3y राइट साइड पर है, इसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -3y इज इक्वल टू 0। इस प्रॉपर इक्वेशन को मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 2। ज़रा कंपेयर करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन 2। हमने यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड करनी है वेरिएबल x और वेरिएबल y की। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मैं आराम से वेरिएबल x को यहाँ से एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो मैं फिर यहाँ पर इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स वाला मेथड अप्लाई करूँगा, यानी एक्सरसाइज 6.6 में जो हमने शुरू के 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और जो मेथड हमने उसको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अप्लाई किया था, वही मेथड मैं यहाँ भी अप्लाई करने जा रहा हूँ बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। लिहाजा मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम के बाद आ रहा है इक्वेशन 1, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा इक्वेशन 1। फ्रॉम से पहले आ रहा है इक्वेशन 2, तो फिर इसके बाद मैं लिखूंगा इक्वेशन 2 विच इज़ x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। आपको पता है सब्ट्रैक्शन में दूसरे अलजेब्रिक इक्वेशंस के साइन को चेंज कर दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है। x पॉजिटिव है बन जाएगा नेगेटिव, 3y नेगेटिव है बन जाएगा पॉजिटिव, और 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव। आप इसके नीचे बिल्कुल कोई साइन नहीं लगाएंगे, लगा भी दें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज 0 को किसी भी नंबर से ऐड सब्ट्रैक्ट करें या 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की वजह से x को कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ 3y पॉजिटिव है जबकि ऊपर y नेगेटिव है, तो 3y से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस होगा 2y। 26 प्लस 0 या 26 माइनस 0 इज 26। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, राइट साइड पे जाके 26 को डिवाइड कर देगा। 2 1s are 2, 2 13s are 26। जब आप 26 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 13, यानी y की वैल्यू क्या आई, 13। x की वैल्यू निकालने के लिए आप इसी y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में। मैं इसे पुट करने जा रहा हूँ इक्वेशन 1 में, आप बेशक इसे इक्वेशन 2 में भी पुट करें, आंसर सेम होगा, x की वैल्यू सेम आएगी। तो इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इक्वल्स 26, मैंने पहले इक्वेशन 1 लिखा। अब इसमें y की जगह मैं पुट करूंगा 13, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी x माइनस 13 इक्वल्स 26। चूंकि आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -13 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, जिससे ये बन जाएगा +13, और साथ में 26 और +13 को ऐड करेंगे तो आंसर होगा या सम होगा 39। अब आपने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली और y की वैल्यू तो आप पहले ही फाइंड कर चुके थे। अब रुकिए, x और y है क्या? x आपने अज्यूम किया था फर्स्ट नंबर और y आपने अज्यूम किया था सेकेंड नंबर। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे therefore the first number which we assumed x is 39 and the second number which we assumed y is 13। अब आते हैं, ये तो नंबर्स तो आपने फाइंड कर लिए। अब ये देखने के लिए कि क्या ये नंबर वाकई में सही है या गलत, हम इसे वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए कंडीशंस क्या आती है, उस कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन ये है कि दो ऐसे नंबर्स जिनका डिफरेंस जो है वो 26 है और उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो चेक करते हैं क्या वाकई में ऐसे है ये जो दो नंबर आपने फाइंड आउट किए। जी, सबसे पहले x माइनस वाई, क्या इन दोनों नंबर्स का 39 और 13 का डिफरेंस वाकई 26 आ रहा है? तो बिल्कुल 39 से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 26। उसके बाद एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो क्या x जो है वो 39 क्या y का 3 टाइम्स है या नहीं? x की वैल्यू कितनी है 39 और y की वैल्यू कितनी है 13। 13 का 3 टाइम्स क्या होगा? 13 1s are 13, 13 2s are 26, 13 3s are 39। सो हम ये कह सकते हैं कि 39 इज द 3 टाइम्स ऑफ 13, यानी एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। पहला नंबर क्या था?
39 और दूसरा नंबर क्या है 13। 13 का 3 टाइम्स क्या होगा 13 3 जा 39। इसका मतलब है 39 इज इक्वल टू 39। तो दोनों कंडीशंस इन्हीं दो नंबर्स पे सेटिस्फाइड हो गए तो हम ये समझेंगे कि यही दो नंबर्स है 39 और 13 जिनके दरमियान डिफरेंस जो है वो 26 है और 39 13 का 3 टाइम्स भी है। मूव करते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 5 years ago father's age was 7 times that of his son। 5 साल पहले फादर की एज बेटे की एज की 7 टाइम्स थी। इसको ज़रा थोड़ा सा समझ ले पहले इस लाइन को। फॉर एग्जांपल आज फादर की एज है 40 years, ठीक। तो 5 साल पहले फादर की एज क्या होगी 35 years, ठीक है ना। तो अगर फादर की एज जो है वो 35 years है तो फिर इसके बाद बेटे की एज कितनी होगी 5 years होनी चाहिए ना। वो कैसे, बिकॉज 5 का आप 7 लेंगे 5 7s are 35, यानी अगर बेटे की एज 10 साल है और फादर की एज 40 years है तो 5 साल पहले दोनों की एज क्या होगी, यानी फादर की एज 35 हो जाएगी और बेटे की एज 5 years हो जाएगी। अब क्या 35 5 का 7 टाइम्स बनता है, यानी 5 7s are 35। ये एग्जाम्पल बिल्कुल इस स्टेटमेंट को मैच कर रहा है कि 5 साल पहले फादर की एज बेटे के एज के 7 टाइम्स थी। अगर आज फादर की एज 40 years है, 5 years अगो फादर की एज कितनी होगी 35 years, और अगर आज बेटे की एज 10 years है, 5 years अगो बेटे की एज कितनी होगी 5 years, तो 35 5 का 7 बनता है। तो ये दोनों नंबर्स तो बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो मैंने ये सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दी कि इसका मतलब क्या है इस फर्स्ट सेंटेंस का। अगले हिस्से में देखें, आफ्टर 5 years द एज ऑफ फादर विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। हाँ, 5 साल के बाद फादर की एज बेटे के एज के 3 गुना होगी, 3 times होगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, बताइए इनकी मौजूदा एजेस कितनी है। 2 कंडीशंस यहाँ पर गिवन है। पहले में कहा गया है कि 5 साल पहले फादर की एज बेटे के एज के 7 टाइम्स है। दूसरी कंडीशन में ये कहा गया है कि 5 साल के बाद, पहले 5 साल पहले अब 5 साल के बाद बाप की जो उम्र है, फादर की जो एज है वो बेटे के एज के 3 टाइम्स होगी। यानी फ़र्ज़ करें अगर बेटे की एज जो है वो 14 years है तो फादर की एज हो जाएगी 14 2s are 28, 14 3s are 42 years होगी। तो हम फाइंड करने जा रहे हैं बाप और बेटे की मौजूदा उम्रें, यानी करंट एजेस यानी प्रेजेंट एजेस फाइंड करने जा रहे हैं। अगेन वही प्रॉब्लम है, हमें पता नहीं है कि इनकी एजेस क्या है। तो मैं क्या करूँगा, लेट एज ऑफ द फादर इज़ x, ठीक है ना। अच्छा, अगर आज फादर की एज x years है तो 5 years अगो फादर्स एज कितनी होगी x - 5। इसको ज़रा मैं रियल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा आपसे, फॉर एग्जांपल फादर की एज 40 years है, x की जगह मैं लिख देता हूँ 40। तो 5 साल पहले फादर की एज क्या होगी 40 - 5 = 35। अब 40 एक नंबर है जिससे हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फादर की एज हमें पता नहीं है x है, तो 5 years अगो फादर्स एज फिर आप क्या लिखेंगे x - 5। अगर यहाँ पे आप 40 लिखेंगे तो 40 - 5 तो 35, यानी 5 years अगो फादर्स एज विल बी 35। बट यहाँ चूंकि हमने अज्यूम किया है फादर्स एज x, तो 5 years अगो फादर्स एज क्या होगी, जो भी फादर की एज होगी x उसमें से आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x - 5, और x - 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लिहाजा इसे एज इट इज़ रहने देंगे। अब आते हैं सन के एज की तरफ। लेट एज ऑफ द सन इज y, तो फिर 5 years अगो सन्स एज क्या होगी y - 5। जो उसकी एज होगी 5 years अगो उसमें से 5 years आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब चूंकि y अननोन है तो लिहाजा हम लिखेंगे 5 years अगो सन्स एज y - 5, 5 years अगो फादर्स एज x - 5। अब आते हैं कंडीशन की तरफ। क्या था पहला कंडीशन, 5 years अगो फादर्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। अब हमने फादर की एज भी अज्यूम कर ली और 5 years अगो फादर्स की एज भी कैलकुलेट कर दी, सन की एज भी अज्यूम कर ली, 5 years अगो सन की एज भी अज्यूम कर ली, कैलकुलेट कर ली y - 5। अब आते हैं पहले कंडीशन में। पहला कंडीशन ये कह रहा है फादर्स एज इज इक्वल टू 7 times ऑफ हिज सन्स एज। कब 5 years अगो, बिल्कुल क्लियर कह रहा है 5 years अगो,
तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5। इस इक्वेशन को मैं ज़रा आपको समझा देता हूँ, बाकी आगे कैलकुलेशन सिंपल है। असल चीज़ इस इक्वेशन की स्ट्रक्चर है। व्हाट इज़ x माइनस 5? 5 years ago father's age. What is y minus 5? 5 years ago son's age. What is 7? 5 years ago father's age is 7 times that of his son. That of his son's age. यानी 5 साल पहले फादर की एज उसके बेटे के एज के 7 टाइम्स है। अब अगर फादर की एज 5 साल पहले की बात हो रही तो इसका मतलब है उसके बेटे की एज भी 5 years ago यानी 5 साल पहले की बात हो रही होगी। ठीक, यहाँ से फिर देखिए 5 years ago फादर्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, यानी 5 साल पहले बेटे की जितनी उम्र थी, एज थी, फादर की एज बेटे के एज के 7 times थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 5 years ago फादर्स एज, y माइनस 5 years ago सन्स एज 7। इसका मतलब है कि फादर की एज 5 years ago सन्स के एज के 7 times थी। यहाँ आप ये नहीं लिख सकते x इज इक्वल टू 7 इंटू वाई, वो तो फिर ये होगा कि फादर की एज जो है वो बेटे के एज के 7 times है। चूँकि यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है 5 years ago, तो लिहाजा आप लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल 7 इंटू वाई माइनस 5। और इसे मैं रीड कैसे करूँगा, सुनिए। 5 years ago फादर्स एज वॉज 7 times ऑफ हिज सन्स एज, यानी 5 साल पहले बाप की जो एज है वो 5 साल पहले बेटे के एज के 7 times थी। यहाँ दोनों की एजेस आपने 5 years बैक करनी है। ऐसा नहीं कि फादर की एज 5 years बैक पे ले जाए और सन की एज वही रहने दे, करंट एज रहने दे। नो, दोनों की 5 years बैक बात हो रही है, ठीक है ना। दोनों की एजेस को 5 years पीछे ले जाएंगे आप। अच्छा जी, आगे सिंप्लीफिकेशन बहुत सिंपल है। इक्वेशन हमारे पास बन गई x माइनस 5 इक्वल 7 इंटू वाई माइनस 5। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाई वाई 7y, 7 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 माइनस 35। अब मैं ज़रा इसे अलजेब्रिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल दे रहा हूँ। x यहीं पे रहेगा, 7y यहाँ पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव 7y इज इक्वल टू नेगेटिव 35 एज इट इज़। 5 यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब x माइनस 7y एज इट इज़, माइनस 35 प्लस 5 माइनस 30 होगा। ये एक इक्वेशन बन गई, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन 1। अब आते हैं क्वेश्चन के सेकंड कंडीशन की तरफ। आफ्टर 5 years द एज ऑफ फादर विल बी 3 times दैट ऑफ इज सन। 5 साल के बाद अब ज़रा आते हैं, सबसे पहले फादर्स एज आफ्टर 5 years कितनी होगी, x प्लस 5। यानी अगर बाप की एज 40 years है तो 5 years आफ्टर एज कितनी होगी, 40 प्लस 5 यानी 45। यहाँ चूंकि हमने अज्यूम किया था फादर्स एज x, तो आफ्टर 5 years फादर्स की एज क्या होगी, x प्लस 5। इसी तरह सन्स एज आफ्टर 5 years y प्लस 5। जैसे एज बिफोर 5 years था x माइनस 5 और y माइनस 5, इसी तरह एज आफ्टर 5 years होगा x प्लस 5 y प्लस 5। और नंबर्स में मैंने कैसे बताया, अगर 40 years एज है तो 5 years अगो 40 माइनस 5 और आफ्टर 5 years 40 प्लस 5। ठीक, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये कह रहा है कि आफ्टर 5 years फादर्स एज इज 3 times दैट ऑफ हिज सन्स एज। 5 साल के बाद बाप की एज जो है वो बेटे के एज के 3 times बन जाएगी। ठीक, इसको फिर से देखें। आफ्टर 5 years फादर्स एज x प्लस 5 इज 3 times दैट ऑफ हिज सन्स एज y प्लस 5। 5 साल के बाद दोनों की एज, इसकी 5 साल की बात हो रही है, ठीक है ना, सिर्फ फादर के एज की बात नहीं हो रही, फादर और सन, क्योंकि अगर 5 साल बाप पे गुजरेंगे तो 5 साल बेटे पे भी तो गुजरना है ना। तो लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5, यानी फादर्स एज आफ्टर 5 years इज इक्वल टू 3 times ऑफ हिज सन्स एज, बेटे के एज के 3 times हो जाएगी। अब ज़रा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3y, और 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 15। आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, x यहीं पे रहने देंगे, 3y ऐड हो रहा है राइट साइड पे, शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह 5 ऐड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा ना। 15 माइनस 5 इज 10, x माइनस 3y इक्वल्स 10। इसे मैं नाम दूंगा इक्वेशन 2। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें,
इक्वेशन 1 है x माइनस 7y इक्वल्स माइनस 30, जबकि इक्वेशन 2 है x माइनस 3y इक्वल्स 10। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मैं x को आसानी से यहाँ से एलिमिनेट कर सकता हूँ। लिहाजा मैं क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। पहले किसकी बात हो रही है, फ्रॉम के बाद कौन सा इक्वेशन आ रहा है 1, तो मैं पहले इक्वेशन 1 लिखता हूँ, और फ्रॉम से पहले इक्वेशन 2 तो मैं बाद में इक्वेशन 2 लिखता हूँ। मुझे चूंकि इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है तो लिहाजा मैं सेकंड इक्वेशन के टर्म्स के साइन चेंज कर देता हूँ। x पॉजिटिव टर्म है, बन जाएगा नेगेटिव टर्म, 3y नेगेटिव टर्म है, बन जाएगा पॉजिटिव टर्म, 10 पॉजिटिव टर्म था, बन जाएगा नेगेटिव टर्म। अपोजिट साइन की वजह से x और x एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और 7y नेगेटिव टर्म है, 3y पॉजिटिव टर्म है। अनलाइक साइन है तो माइनस 7y प्लस 3y इज माइनस 4y। आप 7 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन नेगेटिव रहेगा बिकॉज 7 इज मोर देन 3, नॉट माइनस 7, मैं सिर्फ 7 की बात कर रहा हूँ। इसी तरह माइनस 30 माइनस 10 दोनों लाइक साइन के साथ है तो बन जाएगा माइनस 40। अब चूंकि y फाइंड आउट करना है तो माइनस 4 जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 40 से डिवाइड हो जाएगा। माइनस और माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 10s are 40, y की वैल्यू क्या आई 40। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इस y की वैल्यू को पुट करें इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है, ये रहा आपके पास इक्वेशन 1, x माइनस 7y इक्वल्स माइनस 30, y की जगह क्या पुट करेंगे 10, तो इक्वेशन क्या बनेगी x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स माइनस 30। अगले स्टेप में माइनस 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 10s are 70 इक्वल्स माइनस 30। उसके बाद माइनस 70 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, बन जाएगा प्लस 70। अब 70 माइनस 30 40, तो y की वैल्यू कितनी आई 10, जबकि x की वैल्यू कितनी आई 40। लेकिन रुक जाइए, ये x और y है क्या, x आपने अज्यूम किया था फादर्स एज और y आपने अज्यूम किया था सन्स एज। तो अब आप लिखेंगे देयरफॉर फादर्स एज which we assumed x is 40 years and son's age which we assumed y is 10 years। अब ये जांचने के लिए कि क्या x और y की वैल्यू सही है या यही वो दो नंबर्स है जो फादर्स और सन के एज को सेटिस्फाई करती हैं, हम इसे वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन की ये थी x माइनस 5 इक्वल 7 इंटू वाई माइनस 5, यानी 5 years ago फादर्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन्स एज। 5 साल पहले बाप की उम्र बेटे के उम्र के 7 times थी, 7 गुना थी। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, x माइनस 5 बन जाएगा 40 माइनस 5, बिकॉज x की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड की जो फादर्स के एज को रिप्रेजेंट कर रही है 40 माइनस 5, और 7 इंटू वाई क्या है सन्स एज 10 years है तो 10 माइनस 5, 40 माइनस 5 5 साल पहले फादर की एज क्या बनेगी 35, जबकि 5 साल पहले उसके बेटे की एज 10 माइनस 5 रह जाएगा। 5 साल पहले बेटे की एज कितनी हो जाएगी 5 साल हो जाएगी ना, 10 माइनस 5, और 35 जो है फादर की एज, क्या सन के एज 5 का 7 times बनता है या नहीं, यानी 10 माइनस 5, यहाँ ये 5 जो है वो बेटे की एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेटे की एज का 7 times लेंगे, 5 7s are 35, बाप की एज आ जाएगी। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 5 साल पहले जब बाप की एज 35 years हो जाएगी तब बेटे की एज जो है वो यानी फादर की एज जो है वो बेटे के एज के 7 times हो जाएगी। यानी 5 साल पहले जब बेटे की एज 5 years हो जाएगी तो 5 का आप 7 times लेंगे, 5 7s are 35 बाप की एज होगी। सो इसका मतलब है कि बाप की करंट एज कितनी है 40 years और बेटे की करंट एज कितनी है 10 years। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन पर, आफ्टर 5 years x प्लस 5 फादर्स एज इज 3 times ऑफ हिज सन्स एज। 5 साल के बाद बाप की एज क्या हो जाएगी बेटे के एज के 3 गुना हो जाएगी। चले देखते हैं, x प्लस 5 बाप की एज कितनी है 40 प्लस 5, 40 प्लस 5 45। अच्छा 5 साल के बाद बेटे की एज कितनी हो जाएगी, चूंकि बेटे की एज 10 है तो 10 प्लस 5 15। 5 साल बाद बाप की एज हो जाएगी 45, 5 साल बाद बेटे की एज हो जाएगी 15। क्या 45 15 का 3 times है या नहीं, 15 3s are 45। तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, यानी 5 साल के बाद जब बाप की एज 45 हो जाएगी उस वक्त 5 साल गुजरने के बाद बेटे की एज जो है वो 15 years होगी, इसलिए क्योंकि बाप की एज 45 जो है वो बेटे की एज
15 का 3 टाइम्स बनता है, यानी 15 3s are 45, 45 इज इक्वल टू 45। 5 साल के बाद बाप की एज 45 ईयर्स, बेटे के एज के 3 टाइम्स 15 3s are 45 होगी। तो करंट एज बाप की होगी 40 ईयर्स और सन की होगी 10 ईयर्स। यही थी एक्स और वाई की वैल्यू और यही है फादर्स और सन की प्रेजेंट एजेस। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये फिर वही बाप और बेटे के एज से रिलेटेड है, तो पिछला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, समझ लिया, ये थोड़ा सा आपके लिए इजी रहेगा। द एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times हिज सन्स एज। अब ये स्टेटमेंट पिछले वाले से थोड़ी मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो गई। कह रहे हैं द एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times हिज सन्स एज। आफ्टर 3 years the age of the father will be 10 years more than twice the age of his son. Find their present ages. Almost वही क्वेश्चन है बट थोड़ी सी स्टेटमेंट कॉम्प्लिकेटेड है। पहला हिस्सा देखें, पहली कंडीशन देखें, द एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times हिज सन्स एज। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेटे की एज है इस वक्त 10 years, ठीक है ना, बेटे की एज है इस वक्त 10 years, तो 10 का 3 टाइम्स क्या होगा, 10 3s are 30 और 30 में 3 years और ऐड करें, 30 + 3 33, बाप की एज होगी 33 years। फिर से देखें, अगर इस वक्त बेटे की एज है 10 years तो 10 का 3 टाइम्स क्या होगा, 10 3s are 30 और 30 में फिर 3 years और ऐड करें, तो 30 + 3 33, ये क्या बन जाएगी, फादर की एज। अगर बेटे की एज 10 years है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फादर की एज कितनी हो जाएगी, 33 years। अगर बेटे की एज 12 years है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 12 3s are 48, 48 + 3 51, बाप की एज होगी 51 years। अच्छा, अब आ जाए दूसरे हिस्से की तरफ। आफ्टर 3 years द एज ऑफ फादर विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। अब 3 साल गुजरने के बाद बाप की एज जो है वो बेटे के एज के 2 गुना प्लस 10 years, यानी बेटे की जितनी एज होगी उसको डबल करें और उसमें 10 साल और ऐड करें, तब बाप की एज बन जाएगी। अच्छा, फिर दोबारा आते हैं उसी एग्जाम्पल पे जो पहले कंडीशन में मैंने लिया था। फर्ज करें अगर बेटे की एज फिर 10 years है तो 3 साल के बाद बेटे की एज कितनी हो जाएगी, 13 years। बेटे की एज 10 years है, 3 साल के बाद बेटे की एज हो जाएगी 13 years। अब 13 का ट्वाइस क्या होगा, डबल कितना होगा, 13 2s are 26, 26 में 10 years और ऐड करें तो बन जाएगा 36। फादर की एज कितनी हो जाएगी, 36 years। ये है सेकंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। मैं फिर रिपीट करता हूँ, सेकंड कंडीशन को समझने के लिए लेट्स से बेटे की एज है 10 years, 3 साल के बाद आफ्टर 3 years बेटे की एज क्या हो जाएगी, 13 years हो जाएगी। 13 का ट्वाइस क्या होगा, डबल कितना होगा, 13 2s are 26, 26 में 10 years और ऐड करें तो 26 + 10 36 years फादर्स की एज होगी अगर 10 years बेटे की एज है अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। आपको कंडीशन समझ में आ गई। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। वंस अगेन वी डोंट नो देयर करंट और प्रेजेंट एजेस, सो लेट मी अज्यूम फादर्स एज एज x एंड सन्स एज एज y। नाउ अब आगे मूव करते हैं, सन्स एज आफ्टर 3 years। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि बेटे की एज 3 साल के बाद क्या होगी, अगर 10 years है 13 years बन जाएगी, लेकिन अगर बेटे की एज y years है तो 3 साल के बाद एज क्या होगी, y + 3। अब आते हैं फर्स्ट कंडीशन की तरफ। फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है कि द एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times हिज सन्स एज। एज ऑफ फादर x इज 3 years, दोबारा पढ़ते हैं, इज 3 years मोर देन 3 times हिज सन्स एज। एज ऑफ फादर x इज 3 years मोर प्लस 3 years मोर देन 3 times हिज सन्स एज। उसके बेटे की एज का 3 times और फिर उसमें फर्दर 3 years ऐड करें तो ये बन जाएगी फादर्स की एज। फिर से देखें, फादर की एज इक्वल है बेटे की एज के 3 times प्लस उसमें 3 years और ऐड करें, यानी स्टेटमेंट का पहला हिस्सा क्या था, द एज ऑफ फादर x इज 3 times मोर देन 3 years मोर देन 3 times हिज सन्स एज। एज ऑफ फादर x इज 3 years मोर देन 3 times हिज सन्स एज 3y। बेटे की एज का 3 times लेंगे और फिर उसमें 3 years और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी फादर की एज। ये है पहली कंडीशन। कंडीशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। x इज द एज ऑफ फादर, 3y इज द 3 times ऑफ हिज सन्स एज
प्लस 3, उसके 3 टाइम्स एज लेने के बाद फिर उसमें 3 ईयर्स ऐड करें तो ये बन जाएगी फादर्स एज। इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे रीड करूंगा, द एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 3 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। 3 ईयर्स मोर देन मीन्स प्लस 3, 3 टाइम्स हिज सन्स एज मीन्स 3y। आगे मूव करते हैं, इसको ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। 3y राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा नेगेटिव 3y। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, मैंने इसे नाम दिया इक्वेशन 1। अब आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। फादर्स एज आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगी, x प्लस 3, और सन्स एज आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगी, y प्लस 3। अब आते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है x प्लस 3, क्या पढ़ेंगे x प्लस 3 को, आफ्टर 3 ईयर्स, फादर्स एज आफ्टर 3 ईयर्स, y प्लस 3, सन्स एज आफ्टर 3 ईयर्स, प्लस 10 मोर 10 ईयर्स मोर, प्लस 10 मीन उसके एज में 10 ईयर्स और ऐड करें, और 2 का मतलब क्या है, ट्वाइस ऑफ हिज सन्स एज, यानी 3 साल के बाद बाप की उम्र जो है वो बेटे की उम्र के ट्वाइस होगी, प्लस उसमें 10 ईयर्स और ऐड करेंगे। यही स्टेटमेंट थी ना। फिर आते हैं क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर 3 ईयर्स द एज ऑफ फादर विल बी 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। अब आ जाए इस पे, आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ फादर x प्लस 3 इज 10 ईयर्स मोर, प्लस 10 is 10 years more than twice of his son's age, 2 into y plus 3। अब 2 into 2 तो आपको समझ आ जाएगा twice, y plus 3 इसलिए लिखेंगे क्योंकि अगर 3 साल बाप पे गुजरते हैं तो 3 साल बेटे पे भी तो गुजरेंगे ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि बाप पे 3 साल गुजरेंगे और बेटे की एज वही कांस्टेंट रहेगी, नहीं। अगर बाप पे 3 साल गुजरते हैं तो बेटा भी 3 साल पुराना हो जाएगा। ठीक, तो ज़रा इस स्टेटमेंट को मुझे फिर से रीड आउट करने दें। x प्लस 3 आफ्टर 3 ईयर्स द एज ऑफ फादर इज 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस ऑफ हिज सन्स एज, 2 इंटू y प्लस 3। ये है सेकेंड कंडीशन। अब ज़रा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो स्ट्रक्चर ऑफ दिस अलजेब्रिक इक्वेशन है कि आप इस अलजेब्रिक इक्वेशन को कैसे बनाते हैं। x प्लस 3 एज ऑफ फादर आफ्टर 3 ईयर्स plus 10 is 10 years more than 2 into y plus 3, twice of his son's age। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले 2 को y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2y, और फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 3 are 6। अगले स्टेप में x एज इट इज़ रहेगा, प्लस 3 इक्वल्स 2y, 6 प्लस 10 16। अगले स्टेप में 2y को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, बन जाएगा नेगेटिव 2y, और उसी वक्त 3 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा नेगेटिव 3। x माइनस 2y, 16 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बन जाएगा 13। इसे नाम देता हूँ इक्वेशन 2। देख ले इक्वेशन 1 और 2 को। इक्वेशन 1 में है x माइनस 3y इक्वल्स 3, जबकि इक्वेशन 2 में है x माइनस 2y इक्वल्स 13। x में दोनों वेरिएबल में x को कोफिशिएंट सेम है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो हम आसानी से वेरिएबल x को एलिमिनेट कर सकते हैं। लिहाजा मैं क्या लिखूँगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम के बाद इक्वेशन 1 है तो मैं सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखता हूँ, फ्रॉम से पहले इक्वेशन 2 है तो मैं बाद में इक्वेशन 2 लिखूँगा। ठीक, अब इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है, लिहाजा मैं सेकंड इक्वेशन के साइन को चेंज कर देता हूँ। x पॉजिटिव है बन जाएगा नेगेटिव, 2y नेगेटिव है बन जाएगा पॉजिटिव, 13 पॉजिटिव है बन जाएगा नेगेटिव। अपोजिट साइन होने की वजह से x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस 3y प्लस 2y, 3y से 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 13 माइनस 10। अब y के साथ भी नेगेटिव साइन है, 10 के साथ भी नेगेटिव साइन है, तो माइनस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, या आप दोनों साइड पर नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप y की इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल्स 3, x माइनस 3y इक्वल्स 3, लेकिन y की जगह क्या पुट करेंगे 10, तो x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 3, 10 3 ज़ा 30, और जब आप नेगेटिव 30 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा प्लस 30, 30 प्लस 3 33, x 33 y 10। नाउ व्हाट इज x एंड y? x एंड y आर एक्चुअली एज ऑफ फादर एंड द एज ऑफ सन, सो इसलिए आप लिखेंगे देयरफॉर father's age x is 33 years and son's age y is 10 years। तो फादर की एज कितनी है 33 years और बेटे की एज कितनी है 10 years। आई थिंक यही वो दो नंबर थे जो मैंने एज ए एग्जांपल आपको समझा दी।
अब आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? फर्स्ट कंडीशन ये है कि फादर की एज बेटे के एज के 3 टाइम्स और उसमें 3 इयर्स और ऐड करें। ये है फादर की एज। द एज ऑफ फादर इज 3 years more than 3 times of the son's age. 3 years more than 3 times the son's age. तो फादर की एज कितनी है? एक्स क्या है? 33 और वाई क्या है? 10 और प्लस 3, तो 10 3s are 30, 30 प्लस 3 33। बिल्कुल सही। यानी आज जो बेटे की एज है 10 years, उसका अगर आप 3 टाइम्स लेंगे तो 10 3s are 30 और उसमें फिर 3 years और ऐड करेंगे तो 30 प्लस 3 33। 33 क्या होगा? फादर की एज। बेटे की एज का 3 टाइम्स और फिर उसमें 3 years और ऐड करें, दिस इक्वल्स टू द एज ऑफ फादर 33। 33 इज इक्वल टू 33। 10 3s are 33, 33 प्लस 3, 10 3s are 30, 30 प्लस 3 33। एंड व्हाट इज 33? एज ऑफ द फादर। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। सेकंड कंडीशन, आफ्टर 3 years द एज ऑफ फादर is 10 years more than twice of the age of his son। 3 साल के बाद, अच्छा फादर की एज कितनी है? 33। 3 साल के बाद एज कितनी हो जाएगी? 33 प्लस 3 36। ये वही है x प्लस 3, फ़र्क ये है x की जगह अब आ गया 33। 33 प्लस 3 36। अच्छा बेटे की एज कितनी है? 10 years। 3 साल के बाद एज क्या हो जाएगी? 10 प्लस 3 13 years। 13 का ट्वाइस क्या होगा? 13 2s are 26। 26 में फर्दर 10 years ऐड करेंगे तो 26 प्लस 10 36। व्हाट इज 36? एज ऑफ द फादर आफ्टर 3 years। तो स्टेटमेंट तो सच है, सही है कि आफ्टर 3 years 3 साल के बाद द एज ऑफ फादर इज 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। यानी 3 साल के बाद फादर की जो एज होगी वो बेटे के एज का ट्वाइस, डबल, और फिर उसके बाद उस पर फर्दर 10 years ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो फादर की एज होगी। जैसे यहाँ पर बेटे की एज 10 years है, 3 साल के बाद हो जाएगी 13 years। 13 का ट्वाइस होगा 26। 26 में आप 10 years और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 36। अब 36 क्या है? फादर्स एज। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो इसका मतलब है कि बाप की एज कितनी है? 33 और बेटे की एज कितनी है? 10 years।